चलिए। है, हल्ला बंद कीजिए। अब आ गए हैं, शांत हो जाइए। और सब क्या हाल चाल? बीवी बाल बच्चा सब ठीक है? आए, दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। है, जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए। पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं, 2 4 5 प्रश्न का जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए। नोट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें? नोट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें? गांधी से तो पुल पे जाकर कूद जाइए, समझे? बताइए, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत? जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाता है। इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? चलिए, सबको कार्ड मिला जी? कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है? किसको किसको मिला है? लड़की लोग को नहीं मिला है? किसी को नहीं मिला है? क्या बोल रहे हैं? बताइए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 120। लोकसभा में एक दिन में कितने मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं? राज्यसभा में 15। वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है उसे क्या कहते हैं? तारांकित ना। वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है और तारांकित ना। तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाँ ना? चलिए, संसदीय कार्य दिवस में पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्य निकालना। कोई विधेयक है, लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा के पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा गया, विधेयक राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो गया, क्या होगा? विधेयक समाप्त ना हो जाएगा। कोई विधेयक है, सबसे पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही लंबित है, लेकिन उस दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक समाप्त होगा। विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना? संसद के सत्रों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। कोई विधेयक है, लोकसभा में लंबित है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक क्या होगा? समाप्त न हो जाएगा। शून्यकाल संसदीय परंपरा में किस देश की देन मानी जाती है? भारत की ना? आए, भारत की ना देन मानी जाती है। चलिए, अब आगे संसद में विभिन्न प्रस्ताव। चलिए, आइए अब आगे समझते हैं। आगे जो है आपको समझना है, संसद में लाए गए विभिन्न प्रस्ताव। प्रस्ताव, चलिए आइए समझिए। प्रस्ताव, प्रस्ताव का अंग्रेजी होता है मोशन। मोशन।
सबसे पहले है लड़का, ये पंखा जो है इसमें दिक्कत है। सुबह में भी क्लास ले रहे थे तो ये आवाज कर रहा था। ये पंखा को बोलना चेक कर देगा, ठीक है? नहीं तो बोका जैसे हम तुमको बोल दिए हैं, अब बोका जैसे तुम रहना। हाँ, तो अभी हम तुमको बोल ना रहे हैं। हाँ, हो जाएगा। चलिए सुनिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि प्रस्ताव क्या है। सबसे पहले तो इस बात को ही हमें समझना है कि प्रस्ताव क्या है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव क्या है? देखिए, प्रस्ताव संसद के समक्ष दिए जाने वाले सुझाव को ही प्रस्ताव कहा जाता है। यानी लोकसभा के समक्ष जो सुझाव रखा जाता है, राज्यसभा के समक्ष जो सुझाव रखा जाता है, वही सुझाव प्रस्ताव कहलाता है। और लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष जो सुझाव रखा जाता है, उस सुझाव पर चर्चा होता है, उस सुझाव पर वाद विवाद होता है और उस सुझाव पर मतदान होता है। उस सुझाव पर मतदान होता है और तब जाकर के जो है निर्णय होता है, तब जाकर के निर्णय होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष ऐसे ही कोई सुझाव, ऐसे ही कोई प्रस्ताव नहीं रख दिया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष जो कोई सुझाव रखा जाता है, जो कोई प्रस्ताव रखा जाता है, वह प्रस्ताव यूं ही नहीं रख दिया जाता है। वह प्रस्ताव, वह सुझाव यूं ही नहीं रख दिया जाता है, बल्कि उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, तब जाकर के उसको लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के समक्ष रखा जाता है। और संसद के समक्ष जब कोई सुझाव रखा जाता है तो संसद उस सुझाव को ऐसे ही नहीं मान लेता है, बल्कि उस सुझाव पर सदन में चर्चा होता है, राय मशवरा होता है, वाद विवाद होता है और मतदान होता है। उसके बाद जाकर के उसे स्वीकृति दी जाती है या उसे अस्वीकार किया जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको हम सुझाव देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। ये सुझाव कहीं ना कहीं अगर अच्छा सुझाव है तो ये सुझाव आपके जीवन को गति प्रदान कर देगा। ये सुझाव आपके जीवन का विकास कर देगा। अगर सुझाव गलत हो, अगर सुझाव गलत हो तो फिर वो आपके जीवन को ले भी डूबता है, वो आपके जीवन को ले भी डूबता है। तो संसद के समक्ष जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो काफी सोच समझ करके लाए जाते हैं। संसद के समक्ष जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो काफी सोच समझ करके लाए जाते हैं। और संसद के समक्ष लाए गए प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो संसद के समक्ष लाए गए जो प्रस्ताव होता है वह संसद को गति प्रदान करता है, वह संसद को गति प्रदान करता है, संसद को काम करने के संदर्भ में गति प्रदान करता है, संसद को काम करने के संदर्भ में गति प्रदान करता है। और अगर प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव मूल तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपको मूल प्रस्ताव होते हैं, दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं और तीसरा सहायक प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो प्रस्ताव जो होता है आपको 3 प्रकार का होता है। प्रस्ताव जो होता है आपको 3 प्रकार का होता है। एक आपको मूल प्रस्ताव होता है, दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव होता है और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो है आपको सहायक प्रस्ताव होता है। तीसरा सहायक प्रस्ताव होता है। मूल प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो मूल प्रस्ताव अपने आप में मूल होता है। मूल प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो जो मूल प्रस्ताव होता है
मूल प्रस्ताव अपने आप में मूल होता है। मूल प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो जो मूल प्रस्ताव होता है वह अपने आप में मूल होता है, अपने आप में मूल होता है। वह किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने आप के ऊपर पूरी तरीका से निर्भर होता है। मूल प्रस्ताव के अंतर्गत आपको अविश्वास प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव हो गया, यानी महाभियोग संबंधी प्रस्ताव हो गया। ये सभी प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी प्रस्ताव अपने आप में मूल प्रस्ताव की श्रेणी में आता है। अब दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव होता है। मूल प्रस्ताव के स्थान पर जो प्रस्ताव आता है उसी को स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। और तीसरा सहायक प्रस्ताव होता है। सहायक प्रस्ताव पूरी तरीका से किसी दूसरे प्रस्ताव पर निर्भर करता है, किसी दूसरे प्रस्ताव पर जो है आपको निर्भर करता है। तो ये सब बात आप नहीं भी याद रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी के लिए देखिए इन चीजों को अभी तक जो बात अभी तक जो चीज हम आपको बतलाए हैं, इन चीजों को आपके कंपटीशन में पूछे गए प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी के लिए इन चीजों को याद रखना जरूरी है। अभी तक में समझदारी के लिए भी जो है सिर्फ एक बात को आप याद रखिएगा कि प्रस्ताव क्या है। तो प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो संसद के सदनों के समक्ष रखे गए सुझाव जो कि संसद को गति प्रदान करता है वही प्रस्ताव कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रस्ताव। वही प्रस्ताव कहलाता है। तो अभी तक में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस बात को याद रखना है कि अरे नहीं गिरेगा, आप चिंता मत कीजिए, नहीं गिरेगा, वो जो है ना कुछ गड़बड़ हो गया, क्या होगा, गिरिए जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाइएगा, और क्या होगा, उससे ज्यादा और कुछ होगा। तब मरने से इतना डरते हैं जी, है? मरने से मत डरिए। जो जितना मरने से डरता है ना, मौत उसके करीब उतना ज्यादा आता है। जो जितना निडर होकर के जीता है, मौत उससे दूर भागता है। तो निडर होकर के जिए, गिरने दीजिए, गिर गया चल गए, बगल में गुलवी घाटे हम पहुंचा देंगे। देखिए ये मजाक की बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे हम बोल दिए हैं। बताइए आप लोग पे कितना आपका परिवार का आशा है, भरोसा है, आप अपने परिवार के सब कुछ हैं। आप चल जाइएगा तो आपके परिवार का क्या होगा बताइए, ठीक है? तो आप लोग का जीवित रहना जरूरी है, समझिए। चलिए समझिए। तो कुछ समझे हैं? समझे हैं ना? समझे हैं तो बताइए प्रस्ताव क्या है? संसद के समक्ष रखा गया सुझाव जो संसद को गति प्रदान करता, वही ना प्रस्ताव कहलाता। समझ में आ गया ना? जैसे हम आपको कभी काल सुझाव देते हैं ना हो कि आप ये मत कीजिए, आप ये कीजिए, वही तो है, और क्या है, और कुछ नहीं है। लेकिन अब आगे जो बताने जा रहे हैं, जैसे आगे हम आपको विश्वास प्रस्ताव बताएंगे, अविश्वास प्रस्ताव बताएंगे, निंदा प्रस्ताव बताएंगे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बताएंगे, स्थगन प्रस्ताव बताएंगे, धन्यवाद प्रस्ताव बताएंगे, विशेषाधिकार प्रस्ताव बताएंगे, समापन प्रस्ताव बताएंगे, कटौती प्रस्ताव बताएंगे। तो इसमें से भी कुछ प्रस्ताव परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हर प्रस्ताव परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ प्रस्ताव परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अब जो आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, अब इसको आप समझिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग समझ रहे हैं ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना है? सीधा समझिए ना। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या ऑनलाइन है तो एक बार फिर से बोल देते हैं सीधा। जैसे जैसे देखिए, हम आप मेरे पास आए हैं, हम तो आपको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना, वो समय समय पर सुझाव भी देते हैं ना। जैसे कहते हैं ना
कि क्वेश्चन बैंक को कीजिए आंख बंद करके 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार। ये क्या है? एक प्रकार का सुझाव है। जैसे कहते हैं 2 नाव की सवारी आप मत कीजिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का सुझाव है। अब जैसे कोई विद्यार्थी कहता है सर ई भी पढ़े ई भी पढ़े, नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, जो बोलते हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए, जितना पढ़ाते हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए, समझ गए? तो यही सब तो सुझाव है। जैसे अब सीधा एक लाइन में बोल रहे हैं, जो नहीं समझे हैं इस एक लाइन में समझ लीजिए, फिर आगे हम नहीं बोलेंगे। प्रश्न ये है, प्रस्ताव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है, संसद के समक्ष यानी लोकसभा राज्यसभा के समक्ष जो सुझाव रखा जाता है, जो सुझाव संसद को गति प्रदान करता है, जो सुझाव यूं ही पारित नहीं हो जाते हैं, बल्कि उस सुझाव पर वाद विवाद होता है, चर्चा होता है, राय मशवरा होता है, तब जाकर के उस सुझाव पर मतदान होता है और फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। यही आपको कहलाता है प्रस्ताव। यानी एक लाइन में कहे तो संसद के समक्ष रखे गए सुझाव को ही कहते हैं हम लोग प्रस्ताव। संसद के समक्ष रखे गए सुझाव को ही हम लोग कहते हैं प्रस्ताव। अब प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, इस सब चीज में नहीं जाना है, नहीं पूछेगा कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, बस जानकारी के लिए हमने आपको बतला दिया है कि प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। और जो प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं उसमें एक होता है आपको मूल प्रस्ताव, दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव और तीसरा सहायक प्रस्ताव। इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, इन चीजों में एकदम से नहीं पढ़ना है। लेकिन अब जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो अब चर्चा करेंगे ये सब परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नोट के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो हमको लगता है सबसे पहले होगा विश्वास प्रस्ताव, उसके बाद होगा अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद होगा निंदा प्रस्ताव। तो ठीक है, ऑनवर्ड है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन समझिए गुरुजी, सब इधर आइए, नोट उठ छोड़िए, यहां ये पहली बात विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो विश्वास प्रस्ताव होता है यह लोकसभा में आता है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है, अगर विश्वास प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो जो विश्वास प्रस्ताव होता है यह लोकसभा में आता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों आता है, इसका भी उत्तर आगे हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को ही अपने दिलो दिमाग में जाने दीजिएगा कि जो विश्वास प्रस्ताव होता है यह लोकसभा में आता है और इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है यह लोकसभा में आता है और इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, यह प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता है। अब सवाल यह उठता है कि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किसके द्वारा लाया जाता है और क्यों लाया जाता है। देखिए, जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि वर्तमान की सरकार लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तब राष्ट्रपति वर्तमान सरकार को यह आदेश देता है कि आप विश्वास प्रस्ताव लाकर
यह साबित कीजिए कि आपको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है या आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसका क्या मतलब है? वर्तमान में केंद्र में मोदी जी की सरकार है। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। मोदी जी तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। मतलब मोदी जी को जब तक लोकसभा के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तब तक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में मोदी जी की पार्टी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए 543 का 50% प्लस 1 सीट, मतलब 272 लोकसभा सीट। लेकिन मोदी जी की पार्टी बीजेपी को मिला है 240। लेकिन फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि कई सारी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मोदी जी को लोकसभा में समर्थन दिया और फिर मोदी जी को 272 से ज्यादा लोकसभा सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और इसलिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब अभी गठबंधन की सरकार है। मान लिया जाए कि हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ऐसा लगा कि लगता है मोदी जी लोकसभा में बहुमत खो दिए हैं, लगता है अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मोदी जी से अपना समर्थन ले लिया है, अब मोदी जी के पास मात्र 240 लोकसभा सदस्य ही है, उतना का ही समर्थन है। अगर ऐसा राष्ट्रपति को लगेगा, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि वर्तमान की सरकार लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तो फिर राष्ट्रपति वर्तमान की सरकार या मंत्रिमंडल को यह आदेश देगा कि आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, बहुमत साबित कीजिए, आप लोकसभा में अपना विश्वास मत सिद्ध कीजिए। और राष्ट्रपति के कहने पर वर्तमान की सरकार या वर्तमान की मंत्रिमंडल विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाएगा। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही इसलिए लाया जाता है क्योंकि आप याद कीजिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी हो? मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यही वजह है कि जो आपको विश्वास प्रस्ताव है वह लोकसभा में ही लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। अगर यह विश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है, अगर विश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है, सरकार गिर जाती है। अगर विश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है और फिर प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। यानी अगर मोदी जी विश्वास प्रस्ताव लाते हैं और लोकसभा में उसे पारित नहीं करवा पाते हैं साधारण बहुमत से, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा और मोदी जी का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो बर्खास्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। विश्वास प्रस्ताव यही होता है। तो देखिए, यहां पर परीक्षा के लिहाज से इस बात को याद रखना है
कि विश्वास प्रस्ताव किस सदन में आता है, कौन लाता है, क्यों लाता है और लोकसभा में ही क्यों आता है। हर प्रश्न का जवाब हमने आपको दिया है, तो अगर आप समझे हैं तो आप जवाब दीजिए और याद करते हुए चलिए। विश्वास प्रस्ताव किस सदन में आता है? किस सदन में आता है? क्या इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना है? क्या यह प्रस्ताव राज्यसभा में आता है? नहीं ना आता है। विश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में किसके द्वारा लाया जाता है? सत्ता पक्ष। किसके द्वारा? हम वहां पर कहे थे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहे, फिर मंत्रिमंडल कहे। अरे प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो सत्ता पक्ष में है वो प्रधानमंत्री बनता है। मंत्रिमंडल के सदस्य कौन बनते हैं? जो सत्ता पक्ष में है वो बनता है। समझ गए? तो विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किसके द्वारा लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किसके द्वारा लाया जाता? सत्ता पक्ष। अगर विश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित नहीं होता है तो सरकार पर कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है ना? क्या होता है? सरकार गिर जाती है, सरकार, और प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही वजह है कि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है। बात समझे? विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों आता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों आता है? क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसके बाद विश्वास प्रस्ताव के बाद आगे है अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर अविश्वास प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो यह भी लोकसभा में ही आता है। इस प्रस्ताव को भी राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रस्ताव को भी राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी होता है इस प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में ही होता है। जो भी होता है इस प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में ही होता है। अब देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव आपको विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। विपक्षी पार्टी जैसे वर्तमान में अगर देखी जाए तो आप सब लोग जानते हैं वर्तमान में सत्ता में भाजपा है या मोदी जी हैं या एनडीए है, और विपक्ष में कांग्रेस है या राहुल गांधी है या इंडिया गठबंधन है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगा,
या अविश्वास प्रस्ताव जो है राहुल गांधी लाएंगे, या अविश्वास प्रस्ताव जो है इंडिया गठबंधन लाएगा, इंडिया गठबंधन लाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है जानते हैं? अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए लाया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए लाया जाता है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त होता है, और इसके लिए अगर शर्त की बात की जाए तो इसके लिए शर्त यह होता है, इसके लिए शर्त यह होता है, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का सहमति या 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है इस प्रस्ताव को लाने के लिए। और एक बात जानिए, विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन बात अगर अविश्वास प्रस्ताव की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए या सहमति होनी चाहिए। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन या सहमति से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण भी बताना होता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। और लोकसभा के अध्यक्ष जब स्वीकृति दे देता है, मान लिया जाए कि लोकसभा के 50 सदस्यों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी ने लाया, कारण भी बताया कि क्यों हम ला रहे हैं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का सहमति जरूरी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जब सहमति दे देता है तब जाकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होता है। चर्चा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान होता है। चर्चा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान होता है। और अगर मतदान के क्रम में यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, अगर मतदान के क्रम में अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तब पर भी सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। लेकिन पंडित नेहरू इतने मजबूत थे कि यह प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सका। इसके बाद अगर वर्तमान के प्रधानमंत्री तक को देखा जाए तो वर्तमान के प्रधानमंत्री तक में लगभग अधिकतर प्रधानमंत्री के खिलाफ यह प्रस्ताव आ ही गया है। अगर मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी के खिलाफ भी यह प्रस्ताव आया है पिछले कालखंड में, जब मोदी जी का दूसरा टाइम पीरियड चल रहा था 2019 से 2024, तो उस कालखंड में मोदी जी के खिलाफ जो है आपको अविश्वास प्रस्ताव आया था। खैर मोदी जी को बहुमत प्राप्त था तो उससे बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, समझिएगा, उससे ज्यादा बहुत कुछ हुआ नहीं। लेकिन ध्यान रखें, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। लेकिन कभी भी जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित ही नहीं हो सका। और साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में भारत में 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया गया है। एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह और एक दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह
और एक दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। इन दोनों प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया। वह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया और जब वह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया, जब वह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया, तब जो है आपको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपने पद से जो है त्यागपत्र देना पड़ा। समझे? कुछ समझते जा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आइए समझे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए, याद भी करते हुए जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव कौन सदन में आता है? क्या इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना है? नहीं ना लेना देना है? नहीं लेना देना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी पार्टी ना, विपक्षी पार्टी ना। आगे, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? कितना? कितना? 50 ना। अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार बनी रहती है या गिर जाती है? सरकार सर्वप्रथम भारत के किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया? पंडित जवाहरलाल। सर्वप्रथम भारत के किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया? किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है? कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया गया? कौन कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे है आपको निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव देखिए, निंदा प्रस्ताव समझिए, समझिए निंदा प्रस्ताव। देखिए एक बात बताइए, भारत सरकार के कार्यों को कौन करता है? निर्णय कौन लेता है? भारत सरकार के कार्यों को करने को लेकर निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं, कैबिनेट मंत्री लेते हैं या अन्य मंत्री लोग लेते हैं? भारत सरकार के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री, मंत्री के द्वारा किया जाता है। अब भारत सरकार के कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्री लोग कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, निंदा किसका किया जाएगा? निंदा का मतलब समझ रहे हैं क्या? अगर एकदम सरल भाषा में कहे, आलोचना है? निंदा नहीं समझते हैं? अरे नहीं समझते हैं, समझिए ना। गांव घर की औरत या शहर की औरत भी, गांव घर की औरत तो ऐसे ये बदनाम है, शहर की औरत भी जब 3 गो 4 गो औरत अगल बगल में बैठी हुई है, अगल बगल वाले 3 गो 4 गो औरत बैठी हुई है, वहां पर कोई एक नहीं है,
तो सब मिल करके उसी का निंदा करते रहती है। फल्ला के यहां तो ये है, चिल्ला के यहां तो ये है, समझे? मतलब उसको अपने घर में क्या है वो सब नजर नहीं आता है। तो निंदा का मतलब होता है, मतलब बुराई करना, आलोचना करना, आलोचना करना, समझ गए? निंदा का मतलब ये होता है। तो अब आप समझिएगा, तो जो निंदा होता है, जो निंदा होता है, समझिएगा, भारत सरकार की नीतियों की निंदा की जाती है, प्रधानमंत्री की निंदा की जाती है, मंत्रियों की निंदा की जाती है, निर्णय मंत्री परिषद लेता है, मंत्री परिषद का निंदा किया जाता है, मंत्री परिषद का निंदा किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका मंत्री पद पर बना रहना लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। तो इसी वजह से जो निंदा प्रस्ताव होता है, अगर हम लोग निंदा प्रस्ताव की बात करें, तो सबसे पहली बात तो निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसको आप अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। भारत सरकार के अधीन जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री परिषद हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनकी निंदा करने को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें, तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें, तो जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है आपको लोकसभा में, लोकसभा में। और एक बात बताइएगा, सरकार के क्रियाकलाप की निंदा कौन करेगा? विपक्ष न करेगा, है? तो मतलब यहां से एक दो बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर निंदा प्रस्ताव की हम लोग बात करें, तो जो निंदा प्रस्ताव है लोकसभा में आता है। और दूसरी बात यह है कि जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और जो निंदा प्रस्ताव है वह किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। मतलब जैसे गृह मंत्री अमित शाह हैं, पर्सनली अमित शाह के क्रियाकलाप को लेकर भी अमित शाह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। या फिर मोदी जी का जो पूरा मंत्री परिषद है, उस पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब निंदा प्रस्ताव पर्सनल किसी एक खास मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है, और निंदा प्रस्ताव जो है पूरे मंत्री परिषद के लिए भी लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आता है, निंदा प्रस्ताव पर चर्चा होता है, मतदान होता है। निंदा प्रस्ताव पर जब चर्चा और मतदान होता है, तो चर्चा और मतदान होने के बाद अगर निंदा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो ध्यान दे, निंदा प्रस्ताव अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो सरकार नहीं गिरती है, सरकार नहीं गिरती है। लेकिन सरकार पर इस बात का दबाव बन जाता है कि सरकार पर इस बात का दबाव बन जाता है कि सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, लोकसभा में बहुमत साबित करे। तो निंदा प्रस्ताव के साधारण बहुमत से पारित होने से सरकार नहीं गिरती है। निंदा प्रस्ताव के साधारण बहुमत से पारित होने से सरकार नहीं गिरती है। निंदा प्रस्ताव के साधारण बहुमत से पारित होने से सरकार नहीं गिरती है, सरकार नहीं गिरती है, बल्कि सरकार के ऊपर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का दबाव बन जाता है, बल्कि सरकार के ऊपर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का दबाव बन जाता है। समझे? तो बताइए, निंदा प्रस्ताव कौन सदन में आता है?
क्या इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना है? नहीं ना है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, निंदा प्रस्ताव क्या किसी खास एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है? हाँ ना? हाँ, लाया जा सकता है। या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ? हाँ, लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव के साधारण बहुमत से पारित होने से सरकार गिरती है? नहीं ना गिरती है। सरकार नहीं गिरती है, बल्कि सरकार पर क्या होता है? किस बात का दबाव बनता है? लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का। अब सुनिए, देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यही सब प्रश्न जब पूछ दिया जाता है तो इसी सब प्रश्न को कहा जाता है मॉडरेट है, या प्रश्न टफ हो गया है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन ऐसा प्रस्ताव है जो संसद के दोनों सदनों में आ सकता है? गौर कीजिएगा, सुनिएगा। निम्न में से कौन ऐसा प्रस्ताव है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है? क्वेश्चन दिमाग में जा रहा है? निम्न में से कौन ऐसा प्रस्ताव है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन डी महाभियोग प्रस्ताव। क्या होगा उत्तर? महाभियोग प्रस्ताव होगा ना? ये तो अभी तीन हम बताए ही हैं। ये तीनों प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहां आते हैं? लोकसभा में ना आते हैं। लेकिन इन तीन प्रस्तावों के अलावे जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो महाभियोग प्रस्ताव के विषय में भी बताए थे, याद है? कि खा पी करके पचाए। महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को न हटाया जाता है, और महाभियोग प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में ना आ सकता है। आए? हाँ या ना? तो क्वेश्चन समझे हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न गौर से सुनिएगा। ये भी अभी जो प्रश्न बोले हैं, इस प्रश्न से भी स्टैंडर्ड और अच्छा प्रश्न है ये। और इस प्रश्न को आप कह सकते हैं, जो पिछला प्रश्न पूछे थे उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। ये जो अगला प्रश्न हम आपको बोल रहे हैं, इसको आप डेप्थ में कह सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न को डेप्थ में कहा जाता है। ऐसे हमको आशा है कि आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन जवाब देने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिएगा। खैर छोड़िए, वो बात नहीं ध्यान में रखेंगे, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। निम्न में से किन स्थितियों में सरकार नहीं गिरती है? अरे रुकिए ना, ऑप्शन दिए कहां है? ऑप्शन देंगे तब ना। तो खैर हम वही देने वाले थे, 3 गो देते जिसमें सरकार गिर जाती है, एगो निंदा प्रस्ताव वाला ही देते। तो खैर ठीक है, आप लोग जवाब दे दिए। समझ गए हैं ना? मतलब यहां पर जो ये दो प्रश्न बोल रहे हैं, ये दो प्रश्न के जरिए हम आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अब जो है हम आगे बताएंगे। आगे क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, आगे हम धन्यवाद प्रस्ताव बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आजादी। आप लोग से आजादी नहीं न मिलेगा? हाँ ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, तीनों को 1 मिनट में पढ़ लीजिए। तो जल्दी पढ़िए, और जितना समझाएं देखिए आपको समझ में आया है या नहीं आया है।
तीनों प्रस्ताव पढ़िए जल्दी। विश्वास, अविश्वास और निंदा प्रस्ताव। अरे गुरुजी लोग पढ़ लिए तो बताइए, समझ में आया? याद हुआ? अरे कुछ तो बोलिए। समझ में आया? याद हुआ? हो गया ना? आगे बढ़े ना? आगे धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव को समझते हैं। आइए समझिए धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति विशेष अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। जैसे वर्ष का प्रथम सत्र हो, नई लोकसभा चुनाव के ठीक बाद का प्रथम सत्र हो, इन सभी अवसरों पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति जब संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जानकारी हमें अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 देता है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही या राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकार करने के लिए ही संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है यह लोकसभा में भी आता है और यह राज्यसभा में भी आता है। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में भी आता है और धन्यवाद प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो यह राज्यसभा में भी आता है। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में भी आता है और धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में भी आता है। मतलब दोनों सदन में आता है धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकार करने के लिए आता है। अब अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो इसका भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। और इसका इंपैक्ट यहां तक पड़ता है कि धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है। धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है। अब देखिएगा, एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण,
राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकृति देने के लिए ही धन्यवाद प्रस्ताव आता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्वीकृति देने के लिए ही धन्यवाद प्रस्ताव आता है। देखिए, अब जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा। भारत सरकार की नीतियों, भारत सरकार की क्या नीतियां हैं, भारत सरकार कौन सी योजनाएं चलाने जा रही है, वही सब बातों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकलित किया जाता है। जैसे सुनिए, आप गौर कीजिएगा कभी इस बात पर। जैसे 2024 जाएगा, 2025 आएगा। 2025 में पहला सत्र होगा बजट सत्र, 1 फरवरी 2025 को आएगा। 1 फरवरी 2025 को बजट सत्र आएगा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप सुनिएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण को जब आप सुनेंगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि राष्ट्रपति जो पुर्जा देख करके पढ़ती हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है, सरकार की योजनाओं की घोषणा की जाती है कि सरकार जो है कौन कौन सी नीति का क्रियान्वयन सरकार वर्तमान में कर रही है, कौन सी योजनाएं सरकार वर्तमान में चला रही है, आगे कौन सी और योजना सरकार चलाने जा रही है, आगे कौन सी योजना सरकार जो है आपको चलाने जा रही है। और जो सरकार का राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो लिख करके मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है, समझ गए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के नीतियों की, सरकार की योजनाओं का जो है आपको संकलन होता है, उसी को ही राष्ट्रपति पढ़ते हैं, वही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसे स्वीकार करना आवश्यक होता है। अगर उसे स्वीकृति नहीं दी जाती है, अगर वह साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है, तो सरकार गिर सकती है। ये महत्व है धन्यवाद प्रस्ताव का। तो अब यहां पर परीक्षा के लिहाज से 2-3-4 जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पढ़िए धन्यवाद प्रस्ताव को। पढ़ लिए, चलिए अब सुनिए। पहली बात, धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदन में आता है या किसी खास एक सदन में? है धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में ना आ सकते। धन्यवाद प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है, किसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आता है? किसको स्वीकृति देने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण। राष्ट्रपति के किसको स्वीकृति देने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आता है? किसको स्वीकृति देने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आता है? राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकृति देने को लेकर आता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है? ये लाइन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का ये जो प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। जो भी कहना है आप कहिए। मंत्री परिषद का ही छोटा स्वरूप मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल का ही बृहद स्वरूप मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में अंतर बताए हैं ना जी? नहीं बताए। तो हम जो ये बात कह रहे हैं कि मंत्री परिषद का ही छोटा स्वरूप मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल का ही बृहद स्वरूप है मंत्री परिषद। ये बात समझ रहे हैं आप? हैं?
सही में समझ रहे हैं? मतलब आप लोग को सब याद है ना? अच्छा, हमको तो अब आप लोग पे शक होने लगा। आप लोग जैसे हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। तो ये प्रश्न परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफी अच्छे प्रश्न है ये अपने आप में, समझ गए? और इसके बाद आगे बताइएगा कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार पर कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है ना? हो सरकार क्या होता है? सरकार, क्लियर है बात? आगे क्या है? आगे स्थगन प्रस्ताव। आइए अब समझते हैं स्थगन प्रस्ताव। सुनिए, आइए समझिए। यहां पर एक बार धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ लिए हैं, धन्यवाद। चलिए ठीक है, आइए स्थगन प्रस्ताव देखिए। बात अगर स्थगन प्रस्ताव की जाए तो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। मतलब स्थगन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में आ सकता है। स्थगन प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो स्थगन प्रस्ताव है यह लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। स्थगन प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो जो स्थगन प्रस्ताव है यह लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। अब दूसरी बात, स्थगन प्रस्ताव जिस भी सदन में आएगा उस सदन के 50 सदस्यों के सहमति या समर्थन से आएगा। स्थगन प्रस्ताव जिस भी सदन में आएगा वह उस सदन के 50 सदस्यों के सहमति या समर्थन से आएगा। साथ ही साथ उस सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति की भी जरूरत होती है। यानी जैसे मान लिया जाए स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के सहमति या अनुमति से आएगा। मतलब लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना ही चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष का अनुमति भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन को फुलफिल करके ही जो है स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आता है या राज्यसभा में भी जो है इसी कंडीशन को फुलफिल करके स्थगन प्रस्ताव आता है। अब अगर स्थगन प्रस्ताव की बात की जाए तो स्थगन प्रस्ताव कौन लाता है? तो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। यह जरूरी नहीं है। एक बात और आप जानिए, देखिए कोई भी प्रस्ताव अगर देखा जाए तो यह जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव मंत्री के द्वारा ही लाया जाएगा। प्रस्ताव संसद के निजी सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के निजी सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि मंत्री बन गया है तो वही बहुत बड़का बुद्धि वाला है, वही प्रस्ताव देगा, वही सुझाव रखेगा संसद के समक्ष, वही लोकसभा राज्यसभा के समक्ष सुझाव रखेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई निजी सदस्य भी बुद्धिजीवी हो सकता है, वो भी संसद के समक्ष प्रस्ताव रख सकता है, सुझाव रख सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है, राज्यसभा में राज्यसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। देखिए स्थगन प्रस्ताव के जरिए होता क्या है। स्थगन प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो स्थगन प्रस्ताव के जरिए
लोकसभा में या राज्यसभा में जो सामान्य कार्रवाई होती है, लोकसभा और राज्यसभा में जो सामान्य कार्रवाई होती है, सामान्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है, सामान्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है, सामान्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है और किसी लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया जाता है, किसी लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया जाता है, किसी लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया जाता है। लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा मतलब जो है आपको जो जनता के हित से रिलेटेड हो, जिससे जनता को लाभ हो, जिससे आम जनमानस को लाभ हो, वही लोक महत्व का मुद्दा होता है। तो समझिएगा स्थगन प्रस्ताव लाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। लोकसभा या राज्यसभा जो डेली बेसिस पर काम करता है, लोकसभा या राज्यसभा जो डेली बेसिस पर काम करता है, लोकसभा या राज्यसभा जो डेली बेसिस पर काम करता है, उसके डेली बेसिस पर होने वाले काम को रोककर किसी महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया जाता है और उस पर चर्चा होता है, और उस पर चर्चा होता है और उस पर विचार विमर्श होता है और फिर निर्णय लिया जाता है कि आगे उस लोक महत्व के मुद्दा को लेकर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, स्थगन प्रस्ताव के दौरान सिर्फ एक मुद्दा पर चर्चा होता है। अब स्थगन प्रस्ताव के दौरान यह नहीं होता है कि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होता है, नहीं, सिर्फ एक मुद्दा पर चर्चा होता है। दूसरी बात, स्थगन प्रस्ताव के दौरान उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगा जो न्यायालय में विचाराधीन हो, जिसकी चर्चा संसद के सत्र में कभी हो चुका हो, जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दा हो, जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दा हो। इन मुद्दों पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव में नहीं होता है, इन मुद्दों पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव में नहीं होता है। तो एक बार फिर से आप अपने दिलो दिमाग में इस बात को जाने दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते, एक एग्जाम्पल दे देंगे ना तो हमको लगता है आप आसानी से समझ जाइएगा। जैसे देखिए, क्लासे के आधार पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके वैकेंसी के आधार पर ही देते हैं, और वैकेंसी के बारे में तो हम आपको बोले ही हैं, छठ के बाद आएगा, ठीक है, बोले हैं, कहीं बोले हैं ना, आप ही के बैच में बोले हैं, जहां भी बोले हैं वैकेंसी आएगा। इस बात को गांठ की तरह बैठा लीजिए कि वैकेंसी आएगा। और वैकेंसी क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए वैकेंसी आएगा और 100% है आएगा। लेकिन कब आएगा ये कहना मुश्किल है। और छठ के बाद हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छठ जो है बिहार का बहुत बड़ा पर्व होता है। पूरा प्रशासनिक तंत्र छठ को सही ढंग से संपन्न करवाने में लग जाता है। आप देखते होंगे जब घाट बनता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक छठ घाट का स्वयं निरीक्षण करता है जाकर के। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं छठ का कितना महत्व है, समझ गए। तो इसी वजह से अब जो है देखिए, जो बीपीएसएससी बोर्ड में लोग हैं वो कौन है, आप ही लोग जैसा न है, आप ही लोग जैसा है, बड़े अधिकारी हैं। ऐसा थोड़े है कि उसको नाक न है, उसको मुंह न है, उसको कान न है, ऐसा थोड़े कि चावल रोटी नहीं खाता है। तो एक बात बताइए, आप अभी थोड़ा निष्क्रिय हो गए, नहीं हुए, एकदम हुए, एकदम हुए हैं आप, समझ गए। पर्व के वजह से देखिए मौसम ही ऐसा है कि चाहते हुए भी आप सक्रिय नहीं हो सकते। पढ़ाई के प्रति, अन्य चीजों के प्रति पूरा सक्रियता आपके भीतर रहेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के प्रति नहीं रहेगा। लेकिन वही, सुनिए, हल्ला मत कीजिए आप, लेकिन वही
वैकेंसी आ जाता है, कल ही नोटिफिकेशन दे देता है। आप भी सक्रिय हो जाइएगा, हम भी सक्रिय हो जाएंगे, है कि ना है? हम भी और ज्यादा सक्रिय तो है ही, और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। तो जैसे सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब जैसे मान लिया जाए वैकेंसी आ गया, वैकेंसी आ गया, और जब वैकेंसी आ जाएगा तो अभी तो सामान्य रूप में क्लास चल रहा है, 3:30 से 6:30 या 7 जो भी चलता है। बिट्टू सर तो 3:15 से ही लेते हैं, वो तो 3:15 से ही लेते हैं, हम 3:30 से लेते हैं। ठीक है, तो ठीक ही है, ठीक है, 1 3:15 1 3:30 ठीक है, समझे? गड़बड़ क्या है? तो अब मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी जैसे अभी जो क्लास चल रहा है ये सामान्य चल रहा है, ये सामान्य चल रहा है, ये एकदम सामान्य चल रहा है। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमको याद है कि हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए, याद है ना हमको? हाँ है। तो फिर हम क्या करेंगे? अरे स्थगन प्रस्ताव के लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं, समझिए। स्थगन प्रस्ताव के लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं, समझिए। सामान्य तौर पर अभी के क्लास को आप सामान्य क्लास मानिए। सामान्य रूप से आपका क्लास सप्ताह में 7 के 7 दिन चलते हैं, नहीं चलता है, मतलब 5-6 दिन जीएस, 1 दिन मैथ रीजनिंग, 6 दिन जीएस और 1 दिन मैथ रीजनिंग होता है, होता है। अब तो 8 दिन तो सप्ताह में होता ना है कि 8वां दिन कुछ किया जाए। तो अब क्या किया जाएगा? प्रीलिम्स में मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन आज दे दिया और एग्जाम कह दिया कि 15 जनवरी को लेंगे, तो प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग ना के बराबर पूछता है, या पूछता भी है तो 5-6 पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो अब ज्योग्राफी नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? रविवार को जो मैथ रीजनिंग होता है उसको रोक देंगे, उसको रोक देंगे, और उसके स्थान पर मैथ रीजनिंग जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है उसको रोक करके वहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे। मतलब जो है आपको सामान्य रूप से जो क्लास चल रहा है उसको रोक करके उसमें थोड़ा परिवर्तन करके जो ज्यादा महत्व का है उसको शुरू कर देंगे। या फिर ये कर सकते हैं 3:30 बजे आते हैं, 3:30 बजे की जगह 3 बजे आने लगेंगे, समझ गए? ये भी कर सकते हैं। और फिर आधा घंटा जो है एक्स्ट्रा बचेगा, थोड़ा और टाइम मैनेज करके जो है अभी सिर्फ पॉलिटी लेकर के चल रहे हैं, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों लेकर के चलेंगे। तो जो सामान्य क्लास था वैकेंसी आने के बाद वही सामान्य क्लास जो है विशेष ध्यान देंगे, विशेष रूप में तब्दील हो जाएगा। कुछ समझे हैं? हैं? यही होता अगर इस बात को आप समझे हैं, अगर इस बात को आप समझे हैं। ऐसे भी जानते हैं ये विधायिका पढ़ाने के बाद जो है सिर्फ अब बड़ा चैप्टर, अब इतना बड़ा बड़ा चैप्टर अब कोई नहीं मिलेगा, इसके बाद सब छोटा छोटा, एक थोड़ा न्यायपालिका थोड़ा बड़ा मिलेगा, बाद बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर आपको मिलेगा। तो पॉलिटी आप मान करके चलिए, हम आपको पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं संघ का शासन खत्म, मतलब कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका खत्म, हमारे दृष्टिकोण में पॉलिटी खत्म, फिर पॉलिटी का टेंशन मेरा खत्म हो जाता है, समझ गए? और इतिहास में आधुनिक खत्म, तो इतिहास खत्म करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, समझे? बाद बाकी इंडियन ज्योग्राफी है तो आगे होगा। तो यही होता है। कौन ही लव लेटर दिया है? पढ़ाने दीजिए।
जो ठे से ही सब डिस्टर्ब करता है। सुनिए, समझिए। देखो बाबू, सोना हीरा मोती जितना पढ़ाते हैं वो अपने आप में अपर लेवल है, समझ गए? तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना पढ़ाते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझे? और उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा पॉलिटी आप पढ़ न लीजिए, ठीक है? नहीं जाएगा बाहर। तो ऐसे कुछ हो, जो मन में आया ना लिख करके भेज दिया, ठीक है? जो मन में आया लिख करके भेज दिया, ऐसे थोड़े होता है जी, ठीक है? अब जो दिया है हम सबसे पहले उससे उठा करके पूरा पॉलिटी पूछेंगे, उसके बाद अब जवाब देंगे। देखिए, ये लव लेटर आना अपने बंद हो जाएगा, ठीक है? सुनिए अब, तो स्थगन प्रस्ताव समझिएगा, यानी सामान्य तौर पर जो लोकसभा राज्यसभा में काम होता है उस काम को रोक दिया जाता है, और उस काम को रोक करके किसी लोक महत्व के मुद्दा को उठाया जाता है, किसी लोक महत्व के मुद्दा को उठाया जाता है, समझ गए? यही स्थगन प्रस्ताव है। एक बार स्थगन प्रस्ताव को पढ़िए। इसमें नाम पता कुछ है ये न है। पढ़ लिए जी। और उसमें एक चीज होगा नीचे में कि किन किन मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। परीक्षा के लिहाज से यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो नोट में इस बात का जिक्र होगा किन किन चीजों को लेकर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, वो परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, समझे? है, पढ़ लिए? बताइए, स्थगन प्रस्ताव दोनों सदन में आता है या किसी खास सदन? दोनों सदन में ना? अच्छा, स्थगन प्रस्ताव के जरिए लोकसभा या राज्यसभा की सामान्य कार्रवाई को रोक करके किसी लोक महत्व के मुद्दा को उठाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा में जो सामान्य काम होता है उसको रोक करके किस मुद्दा को उठाया जाता है? किसी लोक महत्व के मुद्दा को उठाया जाता है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको, कौन ऐसा प्रस्ताव है जिसमें सिर्फ एक मुद्दा पर चर्चा होता है? देखिए, होगा उसमें इस बात का जिक्र। कौन ऐसा प्रस्ताव है जिसमें सिर्फ एक मुद्दा पर चर्चा होता है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कौन ऐसा प्रस्ताव है जिसमें सिर्फ एक मुद्दा पर चर्चा होता है? स्थगन प्रस्ताव। अच्छा, किन किन मामलों को लेकर, किन किन बातों को लेकर, किन किन चीजों को लेकर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है? किन किन चीजों को लेकर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है? क्लियर है ये बात? एक बार फिर से बोलिए, किन किन चीजों को लेकर नहीं लाया जाता है? न्यायालय में विचाराधीन मुद्दा संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ हो, सत्र में पहले चर्चा हो चुका हो, या जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे इसके आगे है
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए जैसे एक बात बताइए कि जैसे पहले जानते हैं, पहले रेल दुर्घटना होता था ना तो लगता था कितना बड़ा घटना हो गया है देश में, और मोदी जी के राज में रेल दुर्घटना तो आम बात हो गया, समझ गए। कभियो कहीं पर रेल दुर्घटना हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अब किसी को भी। तो एक बात बताइए, है हल्ला मत कीजिए, एक बात बताइए, भारत में जो रेल दुर्घटना होती है उसमें जानमाल की क्षति होती है, लोग मारे जाते हैं। रेल दुर्घटना ना हो यह किसकी जिम्मेवारी है? यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि रेल संघ सूची का विषय है, संसद कानून बनाता है उस पर। रेल संघ सूची का विषय है, संसद उस पर कानून बनाता है। तो भारत सरकार की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि रेल दुर्घटना को रोका जाए। अब भारत में मान लिया जाए बार बार रेल दुर्घटना हो रहा है, तो यह भी रेल दुर्घटना को रोकना भी लोक महत्व से संबंधित मुद्दा है। कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना में आम जनता को हानि होता है, आम जनता की मृत्यु होती है। तो रेल दुर्घटना पर रोक लगाना भी एक प्रकार का लोक महत्व से संबंधित मुद्दा है। अब कोई भी मंत्री संतरी, भारत सरकार कोई रेल दुर्घटना पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस स्थिति में रेल दुर्घटना की ओर या इसके जैसे ही अन्य अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दा, लोक महत्व के मुद्दा, अन्य महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दा की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को ही कहा जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मतलब किसी लोक महत्व के मुद्दा की ओर मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है लोकसभा में भी लाया जाता है और राज्यसभा में भी लाया जाता है। लोकसभा में भी लाया जाता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, मतलब संसद के दोनों में से किसी भी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है आपको लाया जा सकता है, समझ गए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। मतलब कहने का यह है कि किसी लोक महत्व के मुद्दा की ओर संबंधित विभाग के मंत्री के ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जब यह प्रस्ताव आता है तो संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, संबंधित मुद्दों को लेकर संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, या वो समय मांगते हैं कि हम जो है इस पर जवाब 2 दिन बाद देंगे, 1 सप्ताह बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। जैसे रेल दुर्घटना होता है तो रेल मंत्री का ध्यान रेल दुर्घटना की ओर आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा तो रेल मंत्री हो सकता है तुरंत भी जवाब दे सकते हैं, या फिर वो समय मांग सकते हैं कि आखिरकार भारत में रेल दुर्घटना क्यों हो रहे हैं, आखिरकार भारत में जो है आपको रेल दुर्घटना जो है आपको क्यों हो रहे हैं, रेल दुर्घटना क्यों हो रहे हैं। जैसे आपको जब विनेश फोगाट, समझ गए, जब सॉरी हाँ विनेश फोगाट ना, हाँ जिसको मेडल मिलने वाला था लेकिन मिल नहीं पाया, विनेश फोगाट है, समझ गए। यानी कहां पर हुआ था ओलंपिक, ये पेरिस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस में हुआ है। हाँ पेरिस ओलंपिक में जो है, पेरिस ओलंपिक में जो है 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के वजह से जो है विनेश फोगाट जो है आपको छट गई थी। तो जो है
खेल मंत्री का ध्यान इस मुद्दा पर आकर्षित करने के लिए जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता था। और यह प्रस्ताव ला करके जो है खेल मंत्री का ध्यान विनेश फोगाट की ओर आकर्षित करवा करके जो है विनेश फोगाट को मेडल दिलवाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता था। तो मतलब किसी भी लोक महत्व के मुद्दा की और मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है या लाया जाता है। पढ़ लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। पढ़ लिए। चलिए इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। दीजिए तो होमवर्क। क्या क्वेश्चन दिए थे जी? 50 गो। चलिए आगे सुनिए अब आप। 51 से 100 पेज नंबर 310 से और क्वेश्चन नंबर चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, यहां से पेज नंबर 318। 100वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक कैसा संगठन? गैर सांविधिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सांविधिक संस्था, गैर राजनीतिक संस्था। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आगे आइए बताइए, है बताइए। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित? पेरिस। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों कितना अंश आवश्यक? 1/। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है? मोनेरा। मोनेरा। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से होते हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध कहां है? मणिपुर। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां स्थित है? हैदराबाद। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन। सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और सिंध कहां है? कोट दीजी। सरायकेला कहां है? राखी गढ़ी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाए? किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ?
बांकीपुर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहां है? कोलकाता ना। इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना? राजेंद्र। पाइका नृत्य का संबंध कौन राज्य? बिहार से ना है। बिहार, ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार मारना पड़ता है। ठीक है, चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।